बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, और तो और मेरे माँ बाप भी अपने माँ बाप के इकलौते ही थे, और इसके साथ दोनों के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे, ना ही कोई बहन भाई। यही वजह थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ अकेली रहती थी। शायद मेरा इकलौता होना मेरे वालिदैन की नस्ल की वजह से था, क्योंकि होश संभालती मुझे पता चला था कि हमारे यहाँ एक तो औलाद बहुत कम होती है। कई जोड़े बच्चों के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, तो अगर किसी के पास औलाद की नेमत थी तो वो भी एक से ज़्यादा शाज़िर और नादिर ही किसी के पास दो बच्चे होंगे। यही वजह थी कि हमारा ख़ानदान बहुत मुख्तसर सा था। मेरे अम्मा अब्बा दोनों ही घर से बाहर काम करते थे, तो इसीलिए जब तक मैं स्कूल में पढ़ती रही तब तक तो उनके लिए आसानी रही, क्योंकि मेरे स्कूल से वापस आने तक मेरे घर में मौजूदगी की वजह से अम्मा घर आ जाया करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल से मैट्रिक कर लिया और आगे पढ़ने से भी इनकार कर दिया, तो अम्मा और अब्बा दोनों ही परेशान होने लगे कि अब मैं घर में अकेली कैसे रहा करूँगी। किसी के घर जाने को मैं तैयार नहीं थी, और कोई अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में मेरे पास ठहरने को राज़ी नहीं था। तब अम्मा अब्बा ने यह फैसला किया कि मैं अपनी माँ के साथ उसके काम की जगह पर चली जाया करूँ, जो कि एक छोटा सा अस्पताल था। मेरी अम्मा वहाँ दाई का काम करती थी। इसी तरह मैं घर से बाहर अम्मा के साथ वक्त गुजारने लगी। शुरू शुरू में जब मैं अम्मा के साथ जाती थी तो अम्मा मुझे एक जगह बिठा देती और सख्ती से इधर उधर जाने से मना कर देती थी, तो मैं भी चुप करके अम्मा की बात मान लेती थी। और कुछ वो जगह और यहाँ के लोग मेरे लिए नए थे। मैं खुद भी एक जगह खामोशी से बैठने को तरजीह देती थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे, मेरा गुरेज कम होने लगा था। वहाँ मौजूद डॉक्टर नर्सें अक्सर मुझे देखते और मुस्कुरा देते, या फिर उनमें से कई तो मुझसे हाल अहवाल भी पूछने के लिए रुक जाते थे। जिससे ये हुआ था कि मेरा तकरीबन उस अस्पताल के सारे अफराद से किसी हद तक तारुफ हो चुका था। यहाँ काम करता हर फर्द ही किसी हद तक मुझे जानने लगा था कि मैं किसकी बेटी हूँ। अपनी रोज़ की रूटीन से उकताते मैं एक दिन अपनी जगह से उठी और कुछ वक्त गुजारने के लिए चहलकदमी के इरादे से एक तरफ को चल पड़ी। उस दिन मैं अपनी अम्मा की बात भूलते सारा अस्पताल देख लिया था, और मुझे मज़ा भी बहुत आया था। मैं कोई बिल्कुल छोटी बच्ची तो थी नहीं कि जो कहीं गुम हो जाती या फिर किसी को परेशान करती। इसीलिए मेरे वहाँ टहलने से किसी को कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि मैं जिस तरफ जाती वहाँ हर कोई मुझे देखता और मुस्कुराता और अपने काम में मशगूल हो जाता। मुझे अपना आप ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस अस्पताल की मालिक हूँ, और यूँ पूरे अस्पताल का चक्कर लगाते सब पर नज़र रख रही हूँ। फिर सबका मुझे अहमियत देना मुझे वहाँ मौजूद सब लोगों की नज़रों में बड़ा मोतबर कर रहा था। इस सबसे मेरे अंदर बड़ी फ़ख्र और गुरूर की लहरें उठी, और मेरी गर्दन ऐसे अकड़ गई जैसे मैं सच में यहाँ की मालिक हूँ। मैं अपने इस नए तजुर्बे पर दिल ही दिल में बहुत खुश भी हो रही थी और हंस भी रही थी कि बैठे बिठाए क्या क्या देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अच्छा ही किया जो आगे नहीं पड़ा, वरना इतने खूबसूरत वक्त से महरूम रह जाती और दिमाग अलग ख़राब करती रहती। पहले दिन के बाद मेरी हिम्मत कुछ और बढ़ी। मैंने दूसरे दिन कई कमरों में भी ताका झांकी कर ली। किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया कि अब मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं अपने इसी मामूल को बरकरार रखते अब अक्सर अम्मा के पीछे पीछे यहाँ वहाँ चली जाया करती थी। अम्मा लाख मुझे मना करती और पीछे आने से टोकती, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और हठधर्मी से उन तक पहुँच जाती। जब कभी कभार अम्मा ज़्यादा डांटती तो उसके साथ मौजूद नर्सें और डॉक्टर मेरी तरफदारी करते, अम्मा को मुझे डांटने से मना कर देते थे। और जब मुझे इतने लोगों की हिमायत मिलती तो मैं और शेर हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अम्मा के साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर औरतें बच्चा पैदा करती थी। अम्मा ने अपनी आदत के मुताबिक मुझे मना करना चाहा, लेकिन उसके साथ मौजूद उसी की जैसी एक और औरत, शायद वो भी अम्मा की तरह ताई ही थी, अम्मा से बोली कि मुझे यहीं रहने दें ताकि मैं सब कुछ देख और सीख सकूं। उसने कहा, पढ़ाई तो इसने छोड़ ही दी है, अच्छा है कि तुम्हारा काम सीख ले, तुम्हें भी आसानी होगी, और बगैर कोई पैसा खर्च किए मैं भी दाइयों वाला काम सीख जाऊंगी और पैसे कमाने लगूंगी। उस औरत की बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, और अम्मा भी कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी। शायद वो मेरी उम्र को लेकर परेशान थी कि मैं अभी इस सब कामों के लिए छोटी हूँ। लेकिन कुछ देर बाद अम्मा भी मान गई, तो मैं अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से एक तरफ खड़ी सब देखने लगी। मेरा मकसद कुछ भी सीखना और समझना नहीं था, क्योंकि मुझे इस काम से बिल्कुल भी रग़बत नहीं थी। मैं तो बस वहाँ वक्त गुजारी कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैं रोज़ अम्मा के साथ उस जगह जाने लगी, जिसकी वजह से मैं ना चाहने के बावजूद बहुत कुछ समझने लगी थी। बहुत सी बातें मालूम हुई थी जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर मुझे रोज़ जब कुछ ना कुछ नया सीखने और सुनने को मिलने लगा था, तो मेरी मालूमात कई लोगों की निस्बत बढ़ गई थी।
मुझे हमला औरतों के सारे राज, सारी अंदर बाहर की बातें बहुत जल्द मालूम होती चली गई थी। जब इसी तरह से काफ़ी वक्त गुजर गया तो अम्मा के साथ मौजूद औरत को भी पता चल गया कि मैं कुछ न कुछ समझ गई हूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं अब आगे बढ़ते उनका हाथ बटाया करूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे ही नहीं करना, मैं तो बस वक्त गुजारने के लिए यहाँ आती हूँ। जब वो गुस्सा होती और मुझे कहने लगी तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैंने आगे से कोई जवाब देने के बजाय चेहरा फेर लिया। इससे पहले कि वो औरत गुस्से से पागल होते मुझे मजीद कुछ कहती, वहाँ एक बड़ी डॉक्टर आ गई तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और मैं उनकी बातें सुनने लगी। उस डॉक्टर की कई बातें मुझे ऐसा लगा कि शायद मौजूद नर्सों और मेरी अम्मा और उस जैसी दाइयों को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं हुर्फ बहुर्फ उनकी बात समझ रही थी, क्योंकि बेशक मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन मेरा दिमाग काफ़ी तेज काम करता था। अचानक से उस डॉक्टर ने कोई सवाल किया तो सब खामोशी से उसका चेहरा देखने लगे, तो मैंने झट से उस सवाल का जवाब दिया। उस डॉक्टर के साथ साथ अम्मा समेत सब हैरानगी से मुझे देखने लगी, तो मैं थोड़ी शर्मिंदा से होते चेहरा झुका गई। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने मेरी तारीफ की तो मैं अकड़ कर अपना चेहरा उठाती सबको देखने लगी थी। मेरी अम्मा ने उस डॉक्टर को मेरे रोज़ यहाँ आना और दूर खड़े होकर सब देखने का मामूल बताया, तो वो डॉक्टर काफ़ी खुश हुई और फिर उस डॉक्टर ने तो जैसे पूरे अस्पताल में मेरे नाम के चर्चे ही कर दिए थे। हर कोई मेरी जहानत को सुनते एक बार लाजमी मुझसे मिलने आता और कई डॉक्टर अपने पास बुलवा कर मेरी तारीफ़ें करते थे। इस सब से मेरे साथ साथ अम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने घर जाकर अब्बा को भी मेरी कारकर्दगी बताई, तो उनका चेहरा चमक उठा था। इस सब के बाद तो जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद हो गई थी और मेरे ख्वाब और सोच कुछ ज़्यादा ही ऊंची उड़ान भरने लगे थे। मैं जब से अस्पताल आने लगी थी और यहाँ अमीर कबीर डॉक्टरों और लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था, तो मेरे अंदर भी उन जैसा डॉक्टर बनने का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। मगर इस सब के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, चूँकि मेरे पास शायद नाम कहीं था। ऊंचे ख्वाबों के लिए पैसे की रेल पेल ज़रूरी थी, ना सिर्फ सबके मुंह से निकली लफाजी तारीफ़ें जो कि बस मुझे कुछ देर के लिए खुश कर सकती थी। मगर इस सब में मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि मेरा दिमाग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था। तो मैंने सोचा कि इस दिमाग को अब मैंने इस तरह इस्तेमाल करना है कि मेरी ज़िंदगी महीनों में नहीं बल्कि दिनों में बदल सके। इसीलिए मैंने अपनी आंखें और कान दोनों खोल कर रखने शुरू कर दिए थे। जैसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके खुद ब खुद मुझ तक आ जाने थे। इस वाक़े के बाद से अब उस अस्पताल के अक्सर बड़े बड़े डॉक्टर मुझे अपने साथ रखने लगे थे, जिससे मुझे पैसे कमाने के ऐसे तरीके तो पता नहीं चले थे जिससे मेरे पास पैसे आए, जबकि इस सबसे उन डॉक्टरों ने ही पैसा कमाना था। मेरा तो दिमाग ही ख़राब होना था। लेकिन हमेशा की तरह मेरी मालूमात में इजाफा ही हुआ था, जिससे मुझे लगने लगा कि इतना कुछ देखते मैंने पागल हो जाना है और मेरे पास मेरे दिमाग में वो भी नहीं रहना जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मुझे तो उस दिन डॉक्टर के सामने अपनी काबिलियत दिखाना जैसे महंगा पड़ने लगा था, क्योंकि अब एक जगह एक चीज़ पर मेरा दिमाग नहीं टिकता था। कभी किसी तरफ चला जाता तो कभी मैं देख कुछ और रही होती और मेरी सोच कहीं और पहुंची हुई होती थी। इस सब में मेरा पैसा कमाने वाला ख्वाब तो अधूरा ही रह जाना था और मैंने इतना दिमाग का इस्तेमाल करते जल्द ही बूढ़ी हो जाना था। मैंने खुद में हिम्मत पैदा करते सबके सामने इनकार करने और अपनी बात कहने का हौसला पैदा किया था। फिर मैंने जल्द ही सब डॉक्टर्स जो मुझे बड़े ऑपरेशन करते वक्त साथ रखने लगे थे उनको इनकार कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है और उसी के काम को समझना है। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे सीखना समझना तो अम्मा का काम भी नहीं था। बस इससे मेरी ये कोशिश थी कि मैं एक जगह बैठकर अपने दिमाग को सुकून देते कुछ ऐसा सोच सकती थी जिससे मेरे पास भी बगैर मेहनत के पैसे आने लगते और मैं अमीर कबीर हो जाती। और फिर मेरी जो सबके सामने धाक बैठती और सब मेरी इज्जत करते, तो यकीनन मैंने हवाओं में उड़ना था। मैं फारिग रहने और सोचने का काम इतना करने लगी थी कि अब तो मुझे अपनी सोचों पर हंसी आती कि शायद मुझ में शेख चिल्ली की रूह आ गई है और मैं हर वक्त ख्याली पुलाव पकाती रहती हूँ। पता नहीं इनको कभी ताबीर मिलनी थी भी या नहीं, ये सोचते मैं उदास हो जाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह जल्द मुझ पर करम करने वाला है और मुझे ऐसा राज मालूम होने वाला है जो कोई और नहीं जानता था और ना ही आसानी से जान सकता था। और जब वो राज मेरे इल्म में आया तो मैं चाहती भी नहीं थी कि उसके बारे में कोई और जाने और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएं। एक दिन मैं अपने रोज़ के मामूल की तरह पूरे अस्पताल का चक्कर लगाने में मसरूफ़ थी। तभी मेरी गैर इरादी सी निगाह उन मुलाजमों पर पड़ी जो लेबर रूम से कचरा वगैरह इकट्ठा करके लेकर जा रहे थे। तो पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैं भी बिला मकसद उनके पीछे चल पड़ी। मुझे लगा था कि वो लोग ये कचरा बाहर ले जाकर कच्ची ज़मीन खोद कर उसमें दफन कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने यही सुन रखा था
कि नाजा को ज़मीन के अंदर दफन करना ही बेहतर होता है, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग कचरा ले जाकर एक बड़े से ड्रम में डाल रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो लोग क्या थोड़ा थोड़ा करके लेबर रूम से निकला कचरा ज़मीन में दफन करते रहेंगे, इसीलिए वो एक ड्रम भरकर एक ही बार में ये अमल करते होंगे। मैंने ये सब देखते बेजारी महसूस की तो सर झटकते वहां से जाने के इरादे से आगे बढ़ने ही लगी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं छिटक कर वहीं रुक गई और पूरी आंखें खोले सामने का मंजर देखने लगी। मैंने देखा कि वहां एक ट्रक आया है और वो मुलाजिम कचरे का डब्बा उस ट्रक में रख रहे थे। और ये बात मेरे लिए हैरानगी वाली नहीं थी, बल्कि हैरान तो मुझे एक और अमल ने किया था। वो था ट्रक ड्राइवर का वहां मौजूद एक मुलाजिम को काफ़ी सारे पैसे पकड़ाने का अमल था। ट्रक ड्राइवर का मुलाजिम को पैसे देने का अमल मेरी समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरे ख्याल में मुलाजिम का ट्रक ड्राइवर को तो पैसे देना बनता था, क्योंकि वो अस्पताल का कचरा लेकर जा रहा था और इसके लिए वो पैसे ले सकता था। मगर ट्रक ड्राइवर का मुलाजिम को पैसे देने का यही मतलब हो सकता था कि उस ट्रक ड्राइवर ने वो कचरा खरीदा है। मैं चूंकि उनसे थोड़े फासले पर ही मौजूद थी, जिससे वो मेरी नज़रों में थे, लेकिन मैं उन्हें नज़र नहीं आ सकती थी। इसीलिए उनके हाथों में मौजूद पैसों पर मेरी साफ नज़र पड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा रकम लग रही थी। तो कुछ पल के लिए मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर उस कचरे में ऐसा क्या है जो लोग उसे खरीद भी रहे हैं, और वो भी इतने पैसों में। ये सब देखते मेरा दिमाग खटक चुका था और फिर उसके बाद किसी और तरफ मेरे दिमाग मुतवज्जा नहीं हुआ। मैं कुछ दिन सोते जागते उसी के बारे में सोचने लगी थी। मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ने लगा था कि लेबर रूम का कचरा, जिसे मैं रोज़ देखने की आदी हूँ और कराहियत से उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती हूँ, आखिर उसमें ऐसा क्या छुपा है जो अभी तक मेरी नज़रों में नहीं आया और वो मामूली से मुलाजिम उसे अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे दिल में आया कि उन मुलाजमों से पहले उस कचरे को इकट्ठा करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, लेकिन दिल में था कि आखिर मैं उनसे कितने पैसे कमा लूँ। यकीनन चंद रुपये ही मिलेंगे, जिससे मेरे बड़े बड़े ख्वाब तो पूरे नहीं होने वाले थे। मैं काफ़ी देर कशमकश का शिकार रही, लेकिन मेरे दिल में लालच आ चुका था और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए मैंने खुद को ये काम करने के लिए तैयार कर ही लिया था। मैंने एक रात पहले ही अपना सारा मंसूबा दिमाग में सोच लिया था, जिसके मुताबिक काम करते मुझे लेबर रूम से कचरा चुराना था और फिर अगले दिन मैं अपने बनाए मंसूबे पर अमल पैरा होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर ये काम मेरे लिए मुश्किल साबित भी नहीं हुआ था। पहले पहल मैंने अपने तजुर्बे के लिए कचरे की कम तादाद से काम लिया था, ताकि मैं किसी की नज़रों में ना आ जाऊं। और वैसे भी ये मेरे इस काम की शुरुआत थी, तो दिल में बहुत ज़्यादा डर भी मौजूद था और ये बात भी दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि पता नहीं मेरे इस अमल से मुझे कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं, या फिर मैंने उन मुलाजमों और ट्रक ड्राइवर का अमल ही गलत समझा हो। शायद उनके दरमियान पैसों का लेन देन किसी और वजह से होगा। यानी मैं जितना सोच रही थी उतना ही मेरा दिमाग कुछ भी समझने से कासिर हो रहा था। लेकिन फिर सब सोचों को झटकते मैंने इस सोच पर अमल किया कि एक बार तजुर्बा करने में क्या हर्ज है। अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो दोबारा से ये काम नहीं करूँगी। आगे वो कुछ मेरे साथ हुआ जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं किसी तरीके से लेबर रूम में मौजूद थोड़ा सा कचरा किसी की नज़रों में आए बगैर उठाए घर ले आई थी और मैंने उसकी खबर अपनी माँ को भी नहीं होने दी थी। और फिर मैंने अपने पास मौजूद चीज़ों का बगौर जायज़ा लेते उन्हें अपनी अकल के मुताबिक एक एक करके बेचने का फ़ैसला किया था, ताकि मुझे बारीक बीनी से पता चल सके कि आखिर इसमें सबसे ज़्यादा कीमती क्या है। इससे पहले जब से उस कचरे को बेचते देखा था, कुछ लोगों का मैंने अपने कुछ तरीकों से पता कर लिया था जो ये कचरा अस्पतालों से लेने आते हैं, और फिर मैंने ये कचरा बेचना शुरू कर दिया था, जो कि मुझे लगा था कि कोई भी पैसों के एवज़ नहीं लेगा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब लोग मेरी मुंह मांगी रकम मुझे देने लगे थे। उस कचरे में एक ऐसी चीज़ थी जो लाखों में बिकती थी और अस्पताल में मौजूद मुलाजिम ये बात नहीं जानते थे। उनको तो ट्रक ड्राइवर जितने पैसे दे जाते वो उसे ही गनीमत समझ कर रख लेते थे। लेकिन मैंने अपनी दानिशमंदी से उस चीज़ का राज पा लिया था और फिर देखते ही देखते मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा होने लगा था। जब मेरे पास काफ़ी रकम जमा हो गई तो पहले मैंने सोचा कि उसी पर बस कर लूँ और ये काम छोड़ दूँ, लेकिन मेरी लालच बढ़ती चली जा रही थी। इसीलिए उसके बाद मैं इस काम को नहीं छोड़ सकी और फिर बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के इतने पैसे के आ जाने से कौन इस काम को छोड़ना पसंद करता। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक ये सिलसिला चल रहा है चलता रहने दूँ। मगर इसी दौरान मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ने पर वो वफात पा गई, जिसके बाद मुझे लगा कि अब मेरा अस्पताल में जाना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे पैसे कमाने का जरिया भी यकीनन ख़त्म हो जाना था। अम्मा की वफ़ात के कुछ दिन बाद मैंने काफ़ी सोच विचार किया और इस फैसले पर पहुंची कि एक बार उस अस्पताल में अम्मा के बगैर जाकर तो देखूं,
क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी लंबा अरसा गुजारा था। सभी मुझे जानते थे, तो क्या पता वहाँ जाकर खुद को मैं कहीं ना कहीं फिटी कर लूँ, जिससे उस अस्पताल से मेरा ताल्लुक ना टूटे और मैं पहले की तरह अपना काम खामोशी से करती रहूँ। शायद मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अस्पताल जाने पर मेरी कुछ खुशामदों से डॉक्टर मुझे वहाँ पर एक काम सौंप गए, और ये सब वो मुझसे हमदर्दी के नाते कर रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरी माँ के मरने के बाद हमारा गुजारा मुश्किल होगा, और अभी मुझे शादी भी करनी है, तो मेरे लिए ये काम करना ठीक रहेगा, ताकि उससे मिलने वाली तनख्वाह से मेरा गुजारा होता रहे। किसी को मेरे पास मौजूद पैसों का इल्म नहीं था, क्योंकि मैं इतना पैसा जमा कर लेना चाहती थी कि एक बार में ही अपनी सब ख्वाहिशें पूरी कर लूँ। मुझे उस काम और इस काम से मिलने वाली तनख्वाह से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने मकसद से आई थी, जिसके लिए अब मुझे थोड़ी मुश्किल आने लगी थी। क्योंकि पहले तो अम्मा के साथ में वहीं मौजूद होती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ही उसके उलट काम मिला था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अस्पताल में मौजूद कई दाई औरतें मुझे मेरी ज़्यादा इल्म की बदौलत किसी न किसी मसले के लिए लेबर रूम में बुलवाने लगी थी, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मेरा काम आसान हो गया। एक बार फिर से मैं थी, और मेरे पास ढेर सारा पैसा था जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और डर के मारे मेरी चीखें निकल गई थी। हुआ ये था कि पहले तो मैं सिर्फ उस लेबर रूम में जाती थी। यहाँ पर सिर्फ हामला औरतों के छोटे ऑपरेशन या फिर नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा होते थे। उससे आगे मैं कभी गई नहीं, और बस अम्मा के पास रहने के बहाने उसी कमरे में खड़ी रहती थी, और सबके इधर उधर होते ही कचरा उठाकर घर ले जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक काम में इतना मसरूफ़ हुई कि मुझे लेबर रूम जाने का वक्त ही नहीं मिला, और जब मैं भागम भाग वहाँ गई तो लेबर रूम बिल्कुल साफ था और वहाँ कोई कचरा वगैरह नहीं था। शायद मुलाजिम सफाई करके गए थे। मैं बहुत ज़्यादा मायूस होती बाहर चली आई और खामोशी से अपने काम वाली जगह पर जाने लगी कि उसी वक्त मेरे सामने दो लोग एक मरीज को लिटाकर कमरे तक ले जा रहे थे, और वो मरीज कोई लड़की थी। वो हामला भी थी, जिसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं और मैं उनके पीछे चल दी। तो वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद उसका बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। इस तरह मैंने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि आज तक तो मेरी ज़रूरत उसी पुराने वाले लेबर रूम से ही पूरी हो जाती थी। लेकिन आज मैं यहाँ आ निकली थी तो दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी कि यहाँ से पकड़ी ना जाऊँ। काफ़ी देर में बाहर खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर्स थे कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए उकताए हुए वहाँ से चल दी कि थोड़ी देर बाद आकर देखती हूँ, अगर किस्मत में हुआ तो मतलूबा चीज़ मिल जाएगी। लेकिन उस दिन मैंने 2-3 चक्कर वहाँ के लगाए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा न खुला। बस हर थोड़ी देर में कोई ना कोई डॉक्टर अंदर जा रहा था और कोई थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता, और मरीज़ के साथ मौजूद एक दो जो लोग थे वो भी शायद वहाँ से कहीं चले गए थे। मुझे ताज्जुब होने लगा था कि आखिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें इतनी देर लग रही है, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो इतनी देर नहीं लगती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मरीज़ा को कोई और मसला भी होगा जिसके लिए इतनी देर हो गई है। कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि वो एक कम उम्र लड़की थी जो कि बच्चा जन्म देते वक्त मर गई है, जिसे सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मैं अफसोदा से कुछ देर वहाँ खड़ी रही थी, लेकिन मुझे उस कमरे से अपनी मतलूबा चीज़ चाहिए थी। इसीलिए मैं किसी की नज़रों में आए बगैर उस कमरे में चली गई और जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। वो मरी हुई लड़की अभी उसी कमरे में मौजूद थी। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला गया था। मुझे यहाँ बहुत गंदगी और बेतरतीबी से देखने को मिली, तो मैं हैरान हुई कि यहाँ तो सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उस लड़की की आंखें खुली हुई थी। मगर मैंने जल्द अपने हवास पर काबू पाते उसकी नब्ज़ देखी तो मैंने एक गहरी सांस भरी कि वो वाकई में मरी हुई थी। लेकिन कैसे बेदर्द डॉक्टर थे जिन्होंने इसकी आंखें भी बंद नहीं की थी, जो न जाने किस सबब खुली रह गई थी। लेकिन अभी असल में मेरी जान निकलनी बाकी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे लड़की की मरने की वजह मालूम हो गई थी, और वो वजह थी कि उस लड़की के साथ थोड़ी देर पहले ज्यादती की गई थी, और उसकी हालत से लग रहा था कि ये काम एक से ज़्यादा मर्दों का है। उसके बाद मुझे अपना बाहर खड़े होने का वक्त याद आया, और एक के बाद एक मेल डॉक्टर का उस कमरे में आने की वजह भी मेरे सामने आ गई थी। उस दिन ये इंकशाफ कुछ इस तरह मुझ पर हावी हुआ कि मैं तो अपने होशो हवास ही खोने लगी थी। मुझे एकदम से उस कमरे और उस पूरे अस्पताल से ही वहशत महसूस होने लगी, और मैं बगैर किसी की तरफ तवज्जो दिए वहाँ से भागते कदमों के साथ निकल आई थी। मैं खुद को बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन आज इस वाक़े ने मुझे बहुत डराया था। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मैं इतने अरसे से इस अस्पताल में इन दरिंदों के साथ रह रही थी जो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जबकि अब तक मैं ये समझती रही थी कि मैं इस अस्पताल के चप्पे चप्पे को जानने के साथ यहाँ के लोगों को भी अच्छी तरह समझती हूँ। लेकिन मैं गलत साबित हुई थी। उस दिन के बाद मैंने दोबारा वहाँ का रुख नहीं किया, और फिर मैंने सारी ज़िंदगी हर एक मर्द डॉक्टर को शक की निगाह से ही देखा था।
मेरी जिंदगी एकदम से बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरे पास अब पैसा तो था, लेकिन जहनी और दिली सुकून मुझे कहीं मुयस्सर नहीं था। मैंने अपने पास मौजूद जमा पैसों से अपने किसी हद तक ख्वाब पूरे करने की कोशिश की थी और सब भूलते दोबारा से अपने काम को चलाना चाहा था। लेकिन मैं जब भी ऐसी कोशिश करती, मेरी आंखों के सामने उस गमसीन लड़की का चेहरा आ जाता, जो न जाने कितने दुख दर्द को बर्दाश्त करते इस दुनिया से चली गई थी। और मैं भी बुज़दिलों की तरह उसके मुजरिमों को सजा नहीं दिलवा सकी थी। शायद यही बात मेरे दिल की बेसुकूनी की वजह बनती जा रही थी, और मैं इस दुनिया में रहते हुए भी अंदर से खोखली होती अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। मैंने सारी जिंदगी शादी ना करते अकेले ही गुजार दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।